आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच आज हम जो है भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का जो भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवाइडेशन जो है वो किस प्रकार से किया गया है, तो वो हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। और जो बच्चे आप लोग या सभी जो आप देख रहे हैं भौतिक विभाजन के बारे में, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, कमेंट करें, शेयर करें। देखिए, आज हम भौतिक विभाजन भारत का जब हम पढ़ रहे हैं तो देखिए भारत का मानचित्र मैं आपके सामने बना रहा हूँ। इस भारत के मानचित्र में जो है हम देखेंगे कि भारत को किन किन भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहले ये मानचित्र बनकर तैयार हो जाए। तो मानचित्र नहीं कहेंगे इसे कहेंगे एक चित्र, कल्पित चित्र या चित्र कहेंगे, क्योंकि मानचित्र जो है मापनी के आधार पर तैयार किया जाता है और ये जो है एक चित्र है, ना कि मानचित्र है। तो आइए देखते हैं भारत का जो मानचित्र है ये, यानी कि चित्र जो है, इसमें किस प्रकार से भारत को अलग अलग भौतिक भागों में बांटा गया है। मानचित्र को हम देख कर के समझेंगे कि किस प्रकार से इसका भौतिक विभाजन है। तो इसमें सारे जो वर्गीकरण जिस आधार पर किया गया है, उन आधार को भौतिक जो आकृति है उनके आधार पर किया गया है। थोड़ी वीडियो जो है वो बार बार रोशनी आ रही है, उसकी वजह से चमक रहा है, तो कोई बात नहीं। आप तो कंटेंट जो है यानी कि जो टॉपिक है उस पर ध्यान रखें। और आगे हम देखें तो इसके पड़ोसी देशों की बात करते हैं। सबसे पहले इसके पड़ोसी देशों में जो इसके पश्चिम में है वो है पाकिस्तान, नेबर कंट्रीज, और दूसरा जो है इसमें अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के बाद हम देखें तो यहाँ पर इसके नेपाल जो है, नेपाल के आगे देखें तो यहाँ ये चोंच वाला हिस्सा है, इसमें आपके भूटान के बाद चीन के बाद यहाँ जो देखें बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में बांग्लादेश, और यहाँ पड़ेगा आपके म्यांमार, जिसे हम बर्मा भी कहते हैं। ठीक है, बर्मा जो हो गया, इसमें नीचे जलीय क्षेत्र में आप देखें तो यहाँ आपका श्रीलंका जो है, श्रीलंका देश जो है वो आता है। ठीक है, श्रीलंका देश के बाद यहाँ बिल्कुल जल के बीच में एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसे हम मालदीव के नाम से जब भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मालदीव के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हमने सब ये देख रहे हैं कि जो भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उन सभी पड़ोसी देशों के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या तीनों ओर से देखें, एक तरफ घेरा हुआ है, जलीय क्षेत्र भी घेरा हुआ है जलीय क्षेत्र ने, और मुख्य रूप से जो इसको बांटा गया है वो 5 भागों में पढ़ लें या 6 भागों में। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। फर्स्ट जो भाग है, फर्स्ट भाग की बात करें तो पर्वतीय प्रदेश। मुख्य रूप से इसे जो भौतिक विभाग के आधार पर जो डिवाइडेशन किया गया है उसमें से पर्वतीय प्रदेश में बांटा गया है। तो पर्वतीय प्रदेश को रखा गया है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% भूभाग जो है वो पर्वतीय है। इसमें जो दूसरा भाग देखें तो इसमें दूसरा भाग जो आता है वो आता है पहाड़ी भाग। कौन सा भाग? पहाड़ी भाग। और ये पहाड़ी भाग जो है ये 18% है। कितना है? 28%। तीसरा जो पहाड़ी यानी कि पर्वत के बाद पहाड़ी जो क्षेत्र है उसके बाद जो विभाजन किया गया है पठारी भाग। ये पठारी भाग जो है वो 43, यानी सॉरी मैं ज़्यादा बोल गया, 28% है। और मैदानी भाग है वो 43 है। मैदानी जो भाग है वो कुल स्थलखंड जो है यानी कि भूभाग जो है उसका 43% भाग है। इसको टोटल करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, 11, 18, 28 और 43 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100, यानी कि कुल जो भूमि है भारत के पास उसका जो है 2.4% भाग है। ठीक है, आगे देखें इसे कुछ मुख्य जो विभागों में बांटा गया है उसमें पहला जो आता है हिमालय पर्वतमाला। उसके बाद जो दूसरा जो आता है विभाग वो आता है उत्तरी विशाल मैदान या उत्तर का मैदान जिसे हम कहते हैं। तीसरा जो भाग आता है वो आता है थार का मरुस्थल, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। और चौथा जो देखें हम प्रायद्वीपीय भाग,
यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी, या प्रायद्वीपीय भाग जिसे हम कहते हैं, दक्कन का पठार वगैरह जो इसी क्षेत्र में है। पांचवा जो भाग है इसे हमें समुद्र तटीय प्रदेश या तटीय प्रदेश, समुद्र तटीय प्रदेश या तटीय प्रदेश हम इसे कहेंगे। आगे देखें, छठा जो है इसे हम कहेंगे द्वीप समूह। कौन सा? द्वीप समूह। ठीक है, बार बार थोड़ा ये रोशनी की प्रॉब्लम हो रही है, गेट जो है रोशनी की वजह से हो रहा है। तो देखिए मुख्य भागों में बांटा गया, पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी, मैदानी, और इन भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे हम देखें तो इसमें हम देखें चारों भाग आपने सामने देखे कि कौन कौन से भागों में बांटा गया है। आगे इसमें मैंने 5-6 भाग करके इधर बताया। इसमें हिमालय पर्वतमाला, उत्तर विशाल मैदान, हिमालय पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय क्षेत्र और आपका द्वीपीय क्षेत्र यानी कि द्वीप समूह जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम यहाँ देख रहे हैं। आप समुद्र तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह दोनों को एक करके 5 भागों में भी पढ़ सकते हैं और 6 भागों में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि क्या है, कैसे समझाया गया है। तो आगे हम जो देखें तो इसमें कंटिन्यू आगे चलें तो इसको चित्र के माध्यम से आप देखते हैं। तो ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन से ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तरी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उत्तरी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, या हिमालय पर्वतमाला के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? हिमालय पर्वतमाला। देखो इन दो लाइनों के बीच में यहाँ जो इसके नीचे हम देखेंगे वो आता है आपके उत्तर का मैदान। कौन सा आता है? उत्तर का विशाल मैदान। नीचे जो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के जमने से बना हुआ है, लगातार जो है नदियाँ मिट्टी लाती हैं और इसे जमा करके यहाँ मैदानों का निर्माण किया है, जिसे उत्तर का मैदान बोलते हैं हम। यहाँ जो देखेंगे हम पश्चिमी क्षेत्र में थार का मरुस्थल, क्या कहेंगे? थार मरुस्थल। कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है इसका। ठीक है, इस लाइन के बाहर वाला या अंदर वाला जो भाग है इसे कहेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो है, यहाँ दक्कन ट्रैप यानी कि लावा के उद्गार के कारण ही इस हिस्से का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे इसमें देखें तो इसके किनारे वाले जो क्षेत्र हैं इसमें इधर की ओर है तो पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। क्या कहेंगे इसे? ये पश्चिमी घाट है। तो 2 घाट हो गए, पूर्वी तटीय प्रदेश कह लो, जब पश्चिमी तटीय प्रदेश कह लो। इसके नीचे जो यहाँ देखेंगे हम, ये डॉट 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 में कर रहा हूँ, ये आपके हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके मिलते हैं। आगे इसमें देखें हम तो आगे जो आपका भाग आता है यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, ठीक है, 100 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप समूह है इसमें। ठीक है, जो अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार जो है आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये हिंद महासागर की 2 भुजाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो आप इसमें दोनों घाट और आपने प्रायद्वीपीय प्रदेश और पूरा जो बांटा गया है वो आपने इस चित्र के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से पूरे भारत को भौतिक भागों में हिमालय पर्वत, उत्तर मैदान, थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल के बाद में आपका प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग के बाद देखें हम तो इसमें आता है आपका प्रायद्वीपीय भाग के बाद में हम देखें तो इसमें सारा आपको ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट और द्वीप समूह दिया गया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपका ये वर्गीकरण किया गया है। तो आगे इसमें हम चलें, कंटिन्यू हम देखें और भौतिक विभाजन इसका जो है डिटेल से आगे हम समझेंगे। अभी तो आप वर्गीकरण जो विभाजन जो किया गया है उसको मानचित्र के माध्यम से आपने देखा। तो आइए देखें यहाँ, तो ऊपर ही ऊपर मिलता है आपको स्थलीय भाग और जलीय या तटीय भाग, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसको फटाफट से बताएं आप। तो इधर से देखें कौन बताता है। इसमें जो स्थलीय सीमा है इसकी जो लंबाई है
वो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है। और तटीय सीमा जो है, यानी कि अब स्थलीय सीमा जो हो गई 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा है 7,516.5 किलोमीटर लिखते हैं, 7,517 भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, 0.6 भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे तटीय क्षेत्र, यानी ये स्थलीय तो हो गई पूरे चारों तरफ से, और तटीय हो गई किनारे वाला क्षेत्र जो है, जो जलीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो किनारे वाला भाग तटीय। बिल्कुल 6100 जो बताया है यीशु सेन ने 6100 जो है वो एक जो कहें हम वो तटीय सीमा है, लेकिन द्वीप समूहों को मिलाकर के जो टोटल कुल तटीय सीमा जो है दोनों द्वीप समूहों को मिला करके वो है 7,516। और ठीक है, कुल पूछता है तो 7,516, वैसे तटीय सीमा आपके बिना द्वीपों को हटा दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या स्थिति है यहाँ पर। ठीक है। तटीय सीमा से, और यहाँ बहुत से तटीय क्षेत्रों पर जो भी राज्य लगे हुए हैं वो सारे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको बस याद रखना है कि कौन सी सीमा की लंबाई कितनी है। यहाँ पर आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम भी हम यहाँ देख लेते हैं। आगे देखें तो इसमें हम बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी है। तो एक सीमा भारत पाकिस्तान के बीच में, एक सीमा भारत अफ़गानिस्तान के बीच में, एक सीमा भारत बांग्लादेश के बीच में। बिल्कुल रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश इन दोनों के बीच में सर रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति हुए थे, जिन्होंने इन दोनों सीमाओं का विभाजन किया था। ठीक है, रेड क्लिफ। यहाँ पर जो है डूरंड, इसे क्या कहा जाता है, डूरंड, सर डूरंड हुआ था। और जहाँ से देखें आपके जो चीन के साथ लगती है मैक-मोहन रेखा, कौन सी रेखा, इसे अंतर्राष्ट्रीय मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जो भारत और चीन के मध्य में लगती है। तो यहाँ हो गई आपकी रेड क्लिफ, यहाँ हो गई डूरंड। ठीक है, डूरंड रेखा। यहाँ हो गई आपकी मैक-मोहन रेखा, और यहाँ आप देखें तो बांग्लादेश के साथ इसे भी रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है। तो ये मुख्य जो है इसे, और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो आगे देखिए, इसमें जो पाकिस्तान और ये सभी जो रेखाएं निर्धारित की अंग्रेज़ों ने उस समय, उन्हीं के नाम पर इन रेखाओं का नाम, अंग्रेज़ अधिकारी जो हुआ करते थे उन अधिकारियों के नाम पर इनका नाम रख दिया गया। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें आगे हम बढ़ें तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी भौतिक विभाजन को किस प्रकार से इसमें बांटा गया है। तो सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला को जो है वो डिटेल से आप देखेंगे। हिमालय पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितना है। ठीक है, कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, उनका विस्तार से डिटेल से हम जो है अध्ययन इसमें करेंगे। और आइए तो देखते हैं हम इसमें किस प्रकार से जो है, अभी हमने देखा कि इसे भौतिक भागों में बांटा गया है। आगे इस क्लास में हम देखें कंटिन्यू। तो बिल्कुल आइए, रोशनी की वजह से चमक रहा है बोर्ड, कोई नहीं, थोड़ी सी समस्या है, अगली क्लास में ऐसी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ रोशनी की जो बड़ी समस्या थी। और आगे देखिए, तो उत्तर के पर्वतीय माला के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही बोर्ड बिल्कुल ही चमक गया है। आगे देखें तो भारत जो है, भारत में यहाँ जो पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला में परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और ये टर्शियरी कालीन, ये जो हिमालय पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ था, ये टर्सरी काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? टर्शियरी काल में हुआ था। भूगर्भिक समय मापनी है जो आपने पहले पढ़ी हैं और किताबों में आपके दी गई हैं, भूगर्भिक समय मापनी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, ये भूगर्भिक समय मापनी आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से समय में कौन कौन सी जो भूस्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, तो वो पूरा डिटेल से भूगर्भिक समय मापनी में आप देख सकते हैं। तो इसमें भारत के जो प्लेट है, वो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो एशियन प्लेट से आके टकराने के कारण या तो दो ही बात होती है, तो ऊपर उठ जाए या नीचे की ओर धंस जाए।
तो ये प्लेट जो है ऊपर की ओर उठ गई और इसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और इस हिमालय पर्वतमाला का निर्माण उत्थान अभी भी हो रहा है। तो इसमें देखें आप, हिमालय पर्वत जो है, ये दबाव जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपने पढ़ा जब ये प्लेटें टूटी, तो टूट करके जो है, अब इसमें देखें सबसे ऊंची चोटी की बात करें और उसकी ऊंचाई की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल, ईशू सेन ने बताया 8,848 इसकी ऊंचाई है। लेकिन जो है प्लेटें एक दूसरे पर धक्का डाल रही हैं अभी, तो इसकी जो ऊंचाई हो गई 8,850 हो गई है। कितनी हो? 8,850 इसकी जो ऊंचाई है हिमालय पर्वतमाला की। 8,850 जो ऊंचाई की बात हम देखें तो ये लगातार क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो पर्वतमाला है इसकी ऊंचाई बढ़ने का कारण है कि दोनों प्लेटें जो हैं आपस में एक दूसरे को धक्का दे रही हैं और धक्का देने के कारण जो है इनके बीच की ऊंचाई जो है वो, यानी कि सॉरी बीच की नहीं, यानी कि ऊंचाई जो है इनकी वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण यही रहा है कि क्योंकि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट पे धक्का दे रही है इसीलिए इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है, 48 से ये कितनी हो गई? 50 हो गई है। ठीक है, अब आप इसमें देखें तो जो यहाँ पर एक नंगा पर्वत है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आप देखें तो यहाँ पर एक नामचा बरुआ नामक चोटी है। ठीक है, तो 8,011 यहाँ से और यहाँ तक लेकर पूरा ये चोटियाँ जो हैं पूरा हिमालय पर्वतमाला के क्षेत्र में। और यहाँ जो देखें आपकी ये नेपाल हिमालय में आपकी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट चोटी है ये। ठीक है, और इस माउंट एवरेस्ट चोटी में आपके मुख्य रूप से ये नेपाल में अवस्थित है ये। ठीक है, और यहीं इसी के पास में कंचनजंगा जो भारत की ऊंची चोटी भी कहते हैं, जैसे वैसे तो K2 है जो नंगा पर्वत के ऊपर है। ठीक है, K2 जिसे गाडविन आस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पूरा ये 2 लाइनें दिख रही हैं इसके बीच में आपका ये हिमालय पर्वत जो है अवस्थित है। ठीक है, आगे देखें इसे तो समझने का प्रयास करें तो यहाँ जो देखें ये पूरा भाग जो है इसमें कराकोरम, यानी कि इसमें जो भागों में बांटा जाता है, कराकोरम वाला भाग है कई करोड़ वर्ष पूर्व जो है तेथीस सागर था। 7 करोड़ वर्ष पूर्व, इसे कितने वर्ष पूर्व? 7 करोड़ वर्ष पूर्व मानेंगे। 7 करोड़ वर्ष पूर्व जो है तेथीस सागर सन्नति थी जो उसका भर जाने के कारण और ये प्लेट आके टकराने के कारण यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और तेथीस सागर के अवशेष भी हैं। ये जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, खारे पानी की झीलें वगैरह जो हैं, ये सब इसी का जो देन है, तेथीस सागर के कारण ही है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तेथीस भूसन्नति के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपके देखो ये मुख्य रूप से आपके कहा गया यहाँ परतदार चट्टानें हैं, और क्योंकि ये परतदार चट्टानें पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, और क्योंकि जो मिट्टी जल आकर के मिट्टी के जमने से जो लेयर बनती गई, लेयर कठोर होती गई, एक के ऊपर एक लेयर जमी और कठोर होने के कारण जो है ये यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके बन गई परतदार चट्टानें। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ देखें ये आपके जो नंगा पर्वत जो है इससे ऊपर यहाँ पर आपके देखें ये वाला क्षेत्र जो है, और ये हिमालय पर्वत का उच्चावच क्षेत्र, और इससे ऊपर जो है और ऊंचाई पे जाएंगे तो काराकोरम वाली श्रेणी है, वहाँ पर आपके K2 गाडविन आस्टिन जिसे हम कहते हैं वो यहाँ मिलेगी। ठीक है, जिसे भारत की ऊंची चोटी भी कह सकते हैं, लेकिन वो POK में है इसीलिए उसे नहीं कहा जाता कि कंचनजंगा को माना जाता है, लेकिन आप देखें ये K2 को ही माना जाएगा। आगे इसमें विस्तार से आप इसे और समझें और देखें, क्योंकि भौतिक विभाजन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप पूरे भारत को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार का भौतिक स्वरूप है भारत का। ठीक है, भारत जो है, इस भारत को देखें तो बेटा यहाँ पर आपके इसे कहा गया ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय के नाम से, यानी कि जो क्षैतिज रूप से जो है भारत का भौतिक विभाजन या हिमालय को जो भागों में बांटा गया है, तो पहला जो आता है वो आप देखेंगे ट्रांस हिमालय के बाद में आप देखेंगे महा हिमालय। ठीक है, ये हो गया आपका
ट्रांस हिमालय, फिर यहाँ देखेंगे आपका महा हिमालय, फिर आपका यहाँ पर लघु, ठीक है, सॉरी लघु नहीं, मध्य, मध्य के बाद में आपका ये यहाँ लघु हो गया, और उसके बाद में ये लघु या शिवालिक हिमालय क्षेत्र। इनमें 4 भागों में ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, मध्य हिमालय और लघु या शिवालिक श्रेणियाँ जो हैं के रूप में इसे बांटा गया है। और क्षैतिज रूप से और लंबवत रूप से इसे 4 भागों में और 4 भागों में से बांटा गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले यह पंजाब वाला जो क्षेत्र है, इसमें पंजाब हिमालय इससे में बांटा गया है। ये वाला जो भूभाग है इसमें आपके 4 भाग तो हैं ही हैं, ट्रांस, महा, मध्य, और ऐसे 4 भागों में आपके हिमालय में भाग जो बांटा गया है। पहला पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊँ हिमालय, और फिर आपका यहाँ से देखिए ये पंजाब हिमालय, और यहाँ से आपके आ जाए कुमाऊँ हिमालय, ये नेपाल वाला हिस्सा नेपाल हिमालय, और इससे अगला जो है असम हिमालय के रूप में इसे बांटा गया है। ठीक है, तो हिमालय को विभाजन यहाँ हो गया। तो उत्तर का मैदान आप देख रहे हैं, ठीक है। हिमालय के बाद तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वही उत्तर के मैदान का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो आप लोग जो हैं इसे, और आज वीडियो थोड़ा सा ये बेकार हुआ है थोड़ा, कोई नहीं, क्योंकि इसमें लाइट की प्रॉब्लम आ रही, चमक रहा है, ठीक है, कोई नहीं। हिमालय पर्वतमाला का विभाजन आपने इसमें सही से समझा, और आगे जो है इसका भौतिक विभाजन को और डिटेल से हम आगे करेंगे, और इसमें क्लियर आपको और अच्छे से ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और अच्छे से साफ से दिखाई देगा। सो प्लीज़ आप लोगों ने ये समझा तो अच्छी बात है। और इसमें आप देखेंगे उत्तर का मैदान, थार मरुस्थल, और प्रायद्वीपीय और पूर्वी और पश्चिमी घाट और द्वीप समूहों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।